तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इसकी जो दोनों बुक है आपकी अंतरा और अंतराल वाली, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। आप यूँ भी कह सकते हैं ये एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर आधे घंटे के अंदर-अंदर हम लोग ये दोनों बुक का रिवीजन कर लेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो आज के हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 700 लाइक्स का टारगेट है बच्चों इस वीडियो पर, तो 700 लाइक्स जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना पाया, उसकी विवशता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो संवाद सुनाने पर बड़ी बहुरिया के गांव छोड़ने का डर था उसको। उसको लगा कि अगर संवाद जो है उसका मैसेज सुना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो गांव छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, ये एक डर था। ठीक है, तन्नू राजपूत, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अगला है हरगोविंद इसलिए भी नहीं सुना पाया क्योंकि गांव की लक्ष्मी के चले जाने का भय था उसके अंदर कि यार गांव की लक्ष्मी कहीं ना चली जाए। अपने गांव की इज्जत जाने का डर था उसके अंदर और माँ के सम्मुख जो सो कि माँ के सम्मुख बेटी की दुर्दशा पर वर्णन न कर पाने का संकोच था यहाँ पर हरगोविंद के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हरगोविंद जो था वो बड़ी बहुरिया का संवाद जो है वो नहीं सुना पाया। ठीक है, तो ये उसकी व्यवस्था थी, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटज की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है? तो कुटज के जीवन जीने की उससे हम ये लेते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आनंदित रहना चाहिए। ये मोटिवेशन हमें मिलता है कि भैया कितनी ही खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें यहाँ पर मोटिवेटेड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों? हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। ठीक है, आनंदित रहना चाहिए। अपने प्राप्य को हर हाल में प्राप्त करना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। शान से जीना चाहिए। कुटज शान से जीता है ना बच्चों, तो हमें भी शान से यहाँ पर जीना चाहिए। ठीक है, जो सो कि चापलूसी व झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। जो एक चापलूसी वाली प्रशंसा होती है ना, जी हजूरी करने वाली, ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ किसी के आगे हाथ ना पसारना। किसी के आगे भी हमें हाथ नहीं पसारना चाहिए कि हाँ जी ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, ऐसे करके हाथ हमें नहीं पसारना चाहिए। ठीक है, सुख दुख हार जीत आदि में समान भाव अपनाना चाहिए। सुख दुख हो गया, हार जीत हो गया, सभी में हमें यहाँ पर समान भाव अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? तो पति की मौत और देवर देवरानियों के शहर पलायन के बाद बड़ी बहुरिया के जीवन का अकेलापन आ गया था। ठीक है, घोर निर्धनता और अभाव के कारण बथुआ साग खाने को वो विवश थी। उपेक्षित और एकाकी जीवन की पीड़ा और यातना का बोझ था। इस कारण से बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवदिया डट कर खाता है और अफड़ कर सोता है, इससे क्या आशय है? तो देखिए, संवदिया डट कर खाता है और अफड़ कर सोता है। इसका मतलब यह है कि संवदिया द्वारा महत्वपूर्ण संवाद लाए जाने पर घर के लोगों द्वारा उसकी आवभगत होना। ठीक है, जब भी संवदिया कोई अच्छा यहाँ पर खबर लाता है तो उसकी अच्छी खासी यहाँ पर आवभगत की जाती है कि आइए आइए अच्छा खबर लाए हैं, चलिए आइए आइए, इनके लिए मिठाई लाइए, पेड़ा लाइए, इनको खिलाइए, दबा करके आवभगत किया जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से खिला पिलाकर उनका अतिथि सत्कार किया जाता है। ठीक है, और लंबी और थकाऊ यात्रा की थकान से भरपेट भोजन के बाद वो आराम से गहरी नींद में सो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि संवदिया डट कर खाता है और अफड़ कर सोता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है? तो तोड़ो कविता के अंदर अगर हम बात करें तो पत्थर और चट्टान रुकावटें और बाधाओं के प्रतीक है। किसके प्रतीक है बच्चों? रुकावटें और बाधाओं के ये प्रतीक है। धरती की उर्वरता शक्ति को ढकने वाले बंधन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और मन में उठने वाली निराशा, खीज, ऊब आदि नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक होती हैं और मन सृजनात्मकता को रोकने वाली बाधाएं हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। जो संभव था बच्चों, इसको दूसरा देवदास क्यों कहा गया है उसको हमें बताना है। तो देखिए, देवदास की तरह ही संभव का पारों के लिए मन में जो प्रेम था, ठीक है, जैसे देवदास प्यार करता था उसी तरह से संभव भी प्यार करने लगा था। किससे? पारों से प्यार करने लग गया था। ठीक है, इसलिए भी संभव को दूसरा देवदास यहाँ पर कहा गया है। संभव से पहले देवदास प्रेम के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत था। ठीक है,
संभव से पहले अगर प्रेम की बात की जाती थी तो किसके बारे में बात किया जाता था, यहाँ पर देवदास के बारे में बात किया जाता था। लेकिन संभव का जब प्यार सामने आया तो लोग संभव की बात करने लग गए। संभव देवदास के बाद के समर्पित प्रेमों के तौर पर प्रस्तुत किया गया, इसीलिए संभव को दूसरे देवदास के रूप में यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है कि वह लता वहीं की जहां कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। ठीक है, तो इस पंक्ति के द्वारा कवि कहता है कि वह लता वहीं की जहां वह कली बन करके खिली है। इस पंक्ति के द्वारा इस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है कि सरोज का अपने ननिहाल में ही पालन पोषण हुआ है। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ है? अपने ननिहाल में ही हुआ है। वह उसी कुल में एक कली के रूप में विकसित हुई है जिसमें उसकी माँ एक लता के रूप में पल्लवित पुष्प हुई थी। ठीक है, तो उसी कुल में ये कली के रूप में उभरी है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग ना सेकंड वाली जो बुक है आपकी अंतराल वाली, इसके अंदर से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं बच्चों आपके आज के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। जो आज की सभ्यता है, करंट में जो सिविलाइजेशन है, वो जो नदियां हैं हमारी, उनको गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? तो कूड़ा कचरा फेंक कर। ठीक है, आज की सभ्यता जो है वो कूड़ा कचरा फेंकती है। और यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते हैं, बल्कि उन्हें जो सो कि या उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उसे दूषित करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, नदियों को माता माना जाता था, लेकिन आज की सभ्यता नदियों को माता थोड़ी ना मानती है। वो सोचती है ये तो उपयोग की वस्तु है, यूज एंड थ्रो वाला मेथड है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है ना, है कि नहीं। और विभिन्न तरह से यहाँ पर नदियों को गंदा कर रही है, यहाँ पर गंदे पानी के नाले बना रही है। पहला कूड़ा कचरा फेंक करके लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिसे पूर्णतः बहा ले जाने में असमर्थ नदियां प्रदूषित हो जाती है। लोग अपने घर का कूड़ा कचरा उठाते हैं और सीधा नदी में फेंक देते हैं, जिसको ये नदियां पूरी तरह से नहीं ले जा पाती है और ये नदियां प्रदूषित हो जाती है। पूजा सामग्री बहा करके, वैसे तो पूजा सामग्री हिंदू सभ्यता, अगर सनातन धर्म की बात करूं तो पहले से ही हमारे यहाँ पर ये देखने को मिला है कि जो पूजा से रिलेटेड चीजें होती है वो नदियों में बहाया जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि पूजा की सामग्री ज्यादातर फूल पत्ते वगैरह हुआ करते थे। आज के टाइम पे पूजा सामग्री के नाम पे हम लोग प्लास्टिक बहाते हैं नदियों के अंदर। जैसे आप एक अगरबत्ती खरीद के लाइए, उसमें आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। ठीक है, एक धूप बत्ती खरीद करके लाइए, उसमें प्लास्टिक देखने को मिलेगा। कोई प्रसाद खरीद के लाइए, उसमें प्लास्टिक देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहले के जमाने में जब फूल पत्ती वगैरह बहाया जाता था नदियों के अंदर, तब तो नदियां उतनी ज्यादा दूषित नहीं होती थी, क्योंकि उससे उतना ज्यादा दिक्कत होता भी नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पर ज्यादातर नदियों में प्लास्टिक बहाया जा रहा है, जिससे कि नदियां जो है वो दूषित हो रही है पूजा सामग्री के नाम पर। ठीक है, अगला है कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ। जो कल कारखाने हैं उनका जो रासायनिक पदार्थ केमिकल वगैरह बहा दिया जाता है, उससे बहुत ज्यादा नदियां दूषित हो रही है। नदियों का निरंतर रख रखाव न करने के कारण भी यहाँ पर नदियां बहुत ज्यादा दूषित हो रही है बच्चों। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो चैट में फायर वाला इमोजी भेज दीजिए सारे बच्चे। और 413 बच्चे वॉचिंग पर है, लाइक की संख्या बढ़ाइए। जितने बच्चे वॉचिंग पर है उतना बराबर में लाइक लेकर के चलिए, लाइक का रेशियो बराबर में लेकर के चलिए। ठीक है, जिससे मोटिवेशन का भी रेशियो बराबर रहे हमारा। ठीक है, 400 से प्लस बच्चे वॉचिंग पर है तो लाइक भी 400 से प्लस लेकर के ही चलिए बच्चों, है कि नहीं। फटाफट से लाइक करते रहिए। जय भैया जय भैया को मोटिवेट करते रहिए लाइक करके। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की चरित्र की विवेचना कीजिए। कि भैया हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, यहाँ पर इस कथन के संदर्भ में सूरदास का क्या चरित्र निकल करके आता है, क्या कैरेक्टर निकल करके आता है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सूरदास का इस वाक्य से एक सशक्त चरित्र उभर कर आता है, जिसमें कई विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है? पहला विशेषता है हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, पुनः परिश्रम करने को तैयार रहता है। वह दोबारा से यहाँ पर परिश्रम करने को क्या रहता है? तैयार रहता है बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ कर्मशील और मेहनती व्यक्ति है वो। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि आगे भी उसे मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत ना हो।
ठीक है। अगला है प्रतिशोध की भावना से मुक्त है। सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना यानी बदला लेने की भावना नहीं रखता है। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि गर्मियों में लू से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो गर्मियों में लू से बचने के लिए यहाँ पर लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था और लू से बचने के लिए माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। लू क्या होता है बच्चों, जैसे गर्मियों में जो गरम गरम हवा चलती है ना, वो किसी व्यक्ति के शरीर को अगर लग जाए तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तबीयत वगैरह खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर बच्चों लेखक चुपचाप घर से बाहर निकल जाया करता था और लेखक की जो माँ होती थी वो उसके जैसे कि धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी। अब प्याज बांधने से क्या होता है बच्चों कि लू लगने का, वो गरम गरम हवा जो चलता है गर्मियों में, वो लगने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है। आम को भून कर या उबाल कर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता है। उसे देह में लेपा जाता था, नहाया जाता था तथा उससे सिर धोया जाता था। तो इस तरह से गर्मियों में लू से बचने के लिए यहाँ पर ये उपाय किए जाते थे। विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर मैंने आपको बता दिया। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है और इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो विस्कोहर की माटी पाठ जो है आपका, मैं विटकोहर बोलने वाला था, माफी चाहूंगा। विस्कोहर की माटी पाठ जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करने या करते ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। ठीक है, पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर जो कि लेखक का गांव है और एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं है वो यहाँ पर रखा गया है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया आपको? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन करने के बाद फिर अंतरा वाली जो बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। जो लेखक है बच्चों वो किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से करता है। तो देखिए लेखक ने बत्तख की माँ और मानव शिशुओं की माँ की तुलना करते हुए कई पक्ष सामने रखे हैं। लेखक को दोनों में कई समानताएं दिखती है, जैसे खतरे से बचाव। जिस प्रकार बत्तख अपनी माँ को मतलब बत्तख अपनी माँ कह रहा हूँ, बत्तख अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों को दुनिया से बचाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मानवों की माँ भी जो होती है ढाल बन करके अपने बच्चों को बचाती है। सतर्कता और कोमलता से देखरेख, जैसे बत्तख की माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को पंखों के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार मानवों की माँ भी बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान न पहुंचे और आने वाले खतरे को भांपना। देखिए जो हमारी माएँ होती है ना, माताश्री, उनको पता होता है कि आने वाले टाइम में हमारे ऊपर क्या खतरा आ सकता है, यानी हमारी तबीयत कब खराब हो सकती है और भी चीज़ें, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें माँ को पता होता है। ठीक है? तो उन सब चीज़ों को लेकर के माँ हमें बहुत सारी मतलब बचाने का प्रयास करती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। चलिए आगे चलते हैं और अब अंतरा वाली जो बुक है बच्चों, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए परफेक्ट, परफेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है। पहला, चौधरी साहब एक रईस की तरह रहते थे। चौधरी साहब जो थे बच्चों वो एक रईस की तरह रहते थे। किसकी तरह रहते थे? एक रईस की तरह। उनका व्यक्तित्व आकर्षक तथा बाल कंधों तक थे। उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी पर्सनैलिटी जो थी वो यहाँ पर अट्रैक्टिव थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बाल कहाँ तक रहते थे? कंधों तक रहते थे। ठीक है, वे सभी त्योहारों पर नाच रंग का आयोजन करते थे। ठीक है, जितने भी त्योहार आते थे सभी पर नाच का, रंग का, इन सब का आयोजन वो करते थे बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला है, उनकी हर एक अदा से रियासत व तबीयतदारी टपकती थी। उनकी जो भी अदा ले लीजिए उससे यहाँ पर तबीयतदारी, ठीक है, यहाँ पर आपका रियासत, ये सब टपकता था। वे छोटे से छोटे काम के लिए नौकरों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, और नौकर के साथ संवाद करते ही उनका लहजा सुनने लायक होता था कि कितने खानदानी रईस है ये। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए परफेक्ट, परफेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है? उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इस तरह से लिखेंगे। बालक जब वार्षिकोत्सव यानी एनुअल डे के मंच पर खड़ा था, तब उसका मुंह पीला, आंखें सफेद और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। जब बालक से इनाम मांगने को कहा गया, तब बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक बालक की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी इस दिशा से पता चलता है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों कि उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां है, जो बालक का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, उसका गला घोटा जा रहा था। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने आपको बोला था लाइक का रेशियो मेंटेन करके चलिएगा। तो 500 से ऊपर बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है यहाँ पर 271। तो पहले फटाफट से लाइक की संख्या को 500 से ऊपर लेकर के जाइए, फटाफट से। यहाँ पर मैं 10 गिनूंगा और आप फटाफट से 500 से प्लस लाइक करवा दीजिएगा। ठीक है, 10 नहीं, मतलब 1 से 10 तक गिनना है ना। तो 1, ठीक है, 2, 3, फटाफट से बच्चों 500 से प्लस लाइक करवा दीजिए क्योंकि 500 से ऊपर बच्चे वॉचिंग पर है। 4, 5, फटाफट से बच्चों लाइक की संख्या बढ़ाएंगे और 500 से प्लस लाइक करेंगे। 10 गिनते तक आपको यहाँ पर 500 लाइक कंप्लीट करवा देना है। देखता हूँ ये टारगेट आप कंप्लीट करते हैं कि नहीं। 6, 7, 8, क्या बात है, 600 बच्चे वॉचिंग पर है। फटाफट लाइक कंप्लीट करवाइए। 8, 8:30, 9 और ये हो जाता है हमारा 10। तो ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 400 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से लाइक कंप्लीट करवाइए बच्चों। चलिए सर, प्लीज थोड़ा जल्दी करवाइए। डोंट वरी, मैंने आपको बोला ना 8 बजे मैं आपको फ्री कर दूंगा, तो 8 बजे मैं आपको फ्री कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी। पारो जो थी वो भी संभव से क्या करने लग गई थी? प्रेम करने लग गई थी बच्चों। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी और वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। वो मन ही मन उससे प्यार करने लग गई थी और वो क्या करना चाहती थी? उससे दोबारा मिलना चाहती थी। ठीक है, और उसने भी कुछ ऐसा ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनसा देवी से मांगी हुई जो मुराद है वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। जो हरिद्वार में आपका मनसा देवी एक मंदिर है, वहां पर जो उसने यहाँ पर मुराद मांगी थी कि मुझे इससे मिलवा दीजिए, है ना, छोटी सी मुलाकात में मैं मन ही मन प्रेम करने लग गई हूँ, तो ये उतना जल्दी पूरा हो जाएगा ये उम्मीद नहीं था उसको। ठीक है, जाएगी। वह संभव से मिलने के बाद प्रसन्न थी। वह हैरान भी थी कि उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। आगे चलते हैं। 500 लाइक फटाफट से कंप्लीट करवाइए बच्चों। 642 बच्चे वॉचिंग पर है। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने तर्क दे। तो जहां कोई वापसी नहीं पाठ जो है यात्रा वृतांत शैली में रचित है। ठीक है, जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। छात्र छात्राएं जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे क्या वे दिन लौट आएंगे, पुराने वापसी या पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं। तर्क सहित उपयुक्त शीर्षक देकर अपने अंक प्रदान करें। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। और हमारे पास ऑलमोस्ट 12-15 मिनट है, तो इसमें हम जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको मतलब यहाँ पर निकल लेते हैं, कहने वाला था मैं, मतलब समझ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, संवदिया की क्या विशेषता है और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो संवदिया वातावरण सूंघ करके ही संवाद का अनुमान लगा लेता है कि वातावरण जो है हमारा उसको सूंघा और यहाँ पर पूरा संवाद का अनुमान उसने लगा लिया। वह बहुत भावुक है, वह एक संवेदनशील और समझदार इंसान है। संवदिया जो है वो बहुत ज़्यादा भावुक है लेकिन संवेदनशील और समझदार इंसान भी है। वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है और चतुर भी है।
लेकिन गाँव वालों के मन में संवदिया की ये अवधारणा है बच्चों कि संवदिया जो होता है ना, जो संवदिया का काम करता है वो निठल्ला होता है, कामचोर होता है, पेटू आदमी होता है, यही संवदिया का कार्य करता है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, बिना मजदूरी के भी जो संवाद पहुँचाता है और वो औरतों का गुलाम होता है, यही संवदिया होता है। तो संवदिया की विशेषता कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक तो एक्चुअल विशेषता उसकी बताई गई है और एक गाँव वालों के मन में उसकी क्या अवधारणा है संवदिया को लेकर के वो बताया गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए, 450 लाइक्स हो चुके हैं कंप्लीट, ऑलमोस्ट 50 लाइक्स हमारे बचे हैं। फटाफट से कंप्लीट करवा दीजिए, 500 लाइक्स भी हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, फटाफट से लाइक करवा दीजिए, 533 बच्चे वॉचिंग पर है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला है, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और हूणों के आक्रमण में उसका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। देवसेना जो है जो सो कि मालवा के राजा बंधु वर्मा, इसकी क्या है? बहन है। और जो हूणों का आक्रमण होता है उससे उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वह स्कंदगुप्त से गुप्त प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर कन्या विजया को चाहता है। ठीक है, यानी कि वो इससे स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और वो किसी और से प्यार करता है कि नहीं? तो इसका वन साइडेड लव है बच्चों, इसीलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिलती है। इसीलिए यहाँ पर देवसेना को क्या मिलता है? प्रेम में निराशा मिलता है, क्योंकि वन साइडेड लव था इसका, है कि नहीं? लेकिन जो सो कि जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है, तो सेना उसे स्वीकार नहीं करती है। उसने अपने आप को कमजोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया, परंतु वह हार गई। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और निराशा जो थी, इससे जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है और यही उसकी निराशा का भी कारण है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, 510 लाइक्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, पांचवा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको भी देख लीजिए कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? तो बालक के पिता व उनके शिक्षकों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है, जो बालक के पिता थे और उसके जो टीचर थे, बालक का स्वाभाविक जो चीजें हैं उसका गला घोटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी बच्चों। लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र हो, उस पर शिक्षा का इस प्रकार दबाव उचित है? जब बालक ने लड्डू मांगा इनाम में, तो लेखक को लगा कि अभी इस बालक का बचपन मरा नहीं है, अभी भी इसको इस दबाव से उबारा जा सकता है। यही कारण है कि लेखक ने सुख की सांस ली थी कि भैया जब उसने लड्डू मांगा ना, तो उसको लग गया कि यार अभी भी ये बालक का बचपन मरा नहीं है, अभी भी जो है ये बालक का बचपन जिंदा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए चलिए, अब हम लोग सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अंतराल वाला बुक है, इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है बच्चों आपका कि लेखक की प्रकृति और नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन करें। लेखक की जो प्रकृति, नारी और सौंदर्य से संबंधित जो मान्यताएं हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों? देखिए, बड़े ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। लेखक के लिए प्रकृति, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। जो लेखक था बच्चों, उसका प्रकृति से यहाँ पर क्या था? गहरा लगाव हमें देखने को मिलता है। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयगाही लगते हैं। ठीक है, प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय है, यानी सुंदरता का कोई पर्यायवाची शब्द है तो वो क्या होगा? वो यहाँ पर प्रकृति होगा। इसके लिए, लेखक के लिए बच्चों। ठीक है, लेखक के दृष्टि में नारी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी, जिसकी सुंदरता देख करके लेखक के हृदय में, मतलब जिसकी सुंदरता जो है लेखक के हृदय में बस गई, उसके दिल में उसकी खूबसूरती बस गई। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। ठीक है, यहाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है, ये लेखक को यहाँ पर लगा। ठीक है, और प्रकृति और नारी में समानता की अगर बात करें तो देखिए दोनों ही सुंदर होता है, और लेखक को ऐसा लगा कि मानो जो प्रकृति है वो सजीव रूप लेकर के नारी के रूप में उसके सामने आ गई है। तो इस प्रकार से लेखक के लिए प्रकृति और नारी के सौंदर्य संबंधित मान्यताओं का आप वर्णन कर सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ऑलमोस्ट हमारे पास 7 मिनट है, 8 बजने वाला है। ठीक है, तो जो भी हमारे और रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको हम लोग फटाफट से कवर कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। 8 बजे मैं ये लाइव क्लास एंड कर दूंगा और आप सभी फ्री है, आप अपने स्कूल जाइएगा, मस्त एग्जाम दे करके आइएगा। ठीक है, 7 मिनट जो है हमारे पास, उसमें फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं और चीज़ों का।
कि गाँव में लोग प्रकृति के बहुत निकट है, कथन को पूरा करे विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर। तो देखिए, गाँव में लोग प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। लेखक के अनुसार यहाँ पर फूल केवल गंध ही नहीं देता बल्कि दवा का भी काम करता है, क्योंकि गाँव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूल को तो देवी का भी फूल माना जाता है, ठीक है। बैर के फूल सूंघने से बर्रे, ततैये का डंक झड़ता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम में आते हैं, और नीम के पत्ते और फूल चेचक के रोगियों के लिए यहाँ पर समीप रखे जाते हैं, जो जिनको चेचक की यहाँ पर दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? तो वातावरण गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योगों, धंधों, कल कारखाने लगा रहे हैं, उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकल रही है, और इससे कई डिग्री हमारा सेल्सियस तापमान बढ़ता जा रहा है धरती का, ठीक है। यूरोप और अमेरिका से सबसे ज़्यादा ये गैसें निकलती है। अगला है वातावरण के गर्म होने से क्या-क्या हानियाँ हैं? तो वातावरण के गर्म होने से यहाँ पर ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है, पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? उद्योग धंधों में ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुँचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकीकरण करना या जंगलों को बेवजह ना काटना, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। क्लियर है? और 5 मिनट और है हमारे पास, 5 मिनट में फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर के किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई थी? तो आंसर यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के इंजीनियर की सोच ये है कि वे पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं। क्या ऐसा मानना ठीक है? तो देखिए, ये गलतफ़हमी है। कैसे गलतफ़हमी है? क्योंकि रिनेसां से बहुत पहले राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि ने भविष्य में जल संकट की समस्या को भांप लिया था कि फ्यूचर में जल संकट होगा। इसलिए उन्होंने वर्षा के जल का समुचित संरक्षण करने के लिए बड़े-बड़े तालाब, बावड़ियां और कुएं बनवाए। परंतु आज के तथाकथित होशियार इंजीनियरों ने क्या किया? तालाबों को गाद से भर दिया और नदी नालों के जल को भी यहाँ पर दूषित कर दिया। इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि आज के इंजीनियरों की सोच यहाँ पर ये है कि वो पानी का प्रबंध करना बेहतर तरीके से जानते हैं। ये चीज़ गलत होगा बच्चों। ठीक है? कुछ और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ जिनको हम लोग करेंगे डिस्कस फटाफट से, ठीक है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि बथुआ साग खाकर जो सो कि कब तक जीऊँ, संवादिया कहानी के आधार पर कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें ये बोला जा रहा है बच्चों, इसके अंदर कि बड़ी बहू या इसका बड़ी बहू जो है उसका अभाव में जीने पर घर में कोई उसका सहारा नहीं है। मायके संदेश भेजती है वो और हरगोविंद को अपनी व्यथा सुनाती है। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मजदूरों को 4 हाथ न लगा पाने पर मिल मालिकों ने क्या उपाय निकाला? तो मिल मालिकों ने मजदूरों के 4 हाथ न लगाने पर ये उपाय निकाला कि उत्पादकता या उत्पादन कह लीजिए बढ़ाने के लिए देश के बड़े-बड़े विद्वानों को मोटी तनख्वाह पर रखा जाएगा और मजदूरों को कटे हुए हाथ, लकड़ी के हाथ तथा लोहे के हाथ लगाने का पूरा प्रयास किया गया है, परंतु इन सब से कोई लाभ नहीं हुआ और अंत में मजदूर मर गए और मजदूरों के 4 हाथ न लगा पाने पर मिल मालिक ने मजदूरों की मजदूरी को आधा करके अपना उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। ठीक है? तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। आगे चलते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर, ये वाला हमने देख लिया प्रकृति वाला। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सब डिस्कस कर लेते हैं। 15 सैंपल पेपर मेरे पास है, उसमें से अब लास्ट टाइम में मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट लगता है सारा मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि आज ही आपका पेपर है तो पूरी तैयारी करके जाइए। चलिए, ये वाला देखेंगे। हाँ, ये वाला। कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? तो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 7वें पुल से अमीरा कदल तक गाँव में उनकी शोभा यात्रा देखने को मिली नेहरू जी के लिए। जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीरी निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। क्लियर है?
गर्मियों में लू से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। सूरदास वाला क्वेश्चन भी बता दिया मैंने आपको। भैरव ने उसकी झोपड़ी क्यों जलाई, क्योंकि वो सुभागी को शरण देने के कारण, ठीक है, सुभागी को वो शरण देता था, इस कारण से उसकी झोपड़ी वहां पर जलाई गई, ठीक है। और भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या के कारण उसके मन में ना जलन थी, यार ये कैसे है बंदा इस तरह से करके, तो जलन के कारण भी उसने उसकी झोपड़ी को जलाया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए, तो आगे चलें, आगे चलें। हाँ, यहाँ पे है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्यापार यहाँ भी था, दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार यहाँ भी था, इसके माध्यम से दूसरा देवदास कहानी के द्वारा जो है वो हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था और मंदिर के अंदर भी व्यापार गतिविधियां यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। देखिए, आप मनसा देवी का भी जाइएगा तो वहां पर आप देखेंगे कि बाहर तो व्यापार चलता ही रहता है, मंदिर के आसपास भी, मंदिर के अंदर भी, मतलब बिल्कुल एकदम अंदर तो नहीं, लेकिन मंदिर परिसर के आसपास भी बहुत सारा व्यापार चलता रहता है। मनसा देवी के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लाल व पीले धागे बिक रहे थे। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। 647 बच्चे वॉचिंग पर है। चलिए, वेरी गुड। 1-2 मिनट और है तो कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर कि कुटज की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों की ओर संकेत किया है। तो देखिए, कुटज की जीवन जीने की कला से हम ये लेते हैं भैया, मोटिवेशन की विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित रहना चाहिए। अगर खराब परिस्थितियां भी आ जाती है हमारे पास तो हमें आनंदित रहना चाहिए, हमें यहाँ पर डगमगाना नहीं चाहिए। स्वावलंबित यानी इंडिपेंडेंट व संघर्षशील बने रहना चाहिए और अपने प्राप्य को हर हाल में प्राप्त करना चाहिए। जो भी हमारा गोल है अल्टीमेटली उसको हमें प्राप्त यहाँ पर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया और इससे उसकी कौन सी विशेषताएं उद्घाटित होती है। तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा, अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, सारे गांव की माँ है और अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता क्या है, नहीं है बच्चों, ठीक है। इस भाव से हरगोविंद की कर्तव्य निष्ठा तथा जो कि स्वामी भक्ति की भावना उद्घाटित होती है, जो उसके चरित्र और अधिक मजबूत बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं।